नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। बिहार बुलेटिन के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मंत्री नीरज कुमार की। बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपदा को लेकर काम करने में नीतीश जी सजग हैं, ऐसे में किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह ने सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं, बिहार सरकार पर आरोप लगा रहा है बेगूसराय के लिए। कौन क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में, चाहे वो कोसी की त्रासदी हो या फ्लड अभी आया था, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। बिहार के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय नदियों का प्रकोप हमको झेलना पड़ता है। आपदा पीड़ितों पर राज खजाने का सबसे पहला हक है। बेगूसराय जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी निगरानी भी कर रहा है। हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, कोई किसी की आलोचना कर सकता है और सबको अधिकार है। हम एमएलसी हैं, हमारे पास एक विवेकाधीन मामला है, हम भी उससे मदद कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार सक्षम तरीके से सारे प्रभावित परिवार के प्रति, और इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। कोसी की त्रासदी बिहार ने झेला, राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधन से उस कार्य योजना को भी अंजाम पहुंचाया। अभी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को एक दिन में आरटीजीएस से हमने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत दिया है। मिथिलांचल से लेकर के कोसी की त्रासदी के इलाके में जहाँ फ्लड आया था, इसलिए आपदा पीड़ितों में तो आइकॉन है माननीय नीतीश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार जी को दुनिया इस बात के लिए कबूल करता है कि आपदा पीड़ितों को, समाज के गरीब तबकों का जो बाढ़ प्रभावित हो, सुने थे कहीं पर देश में कहीं चला है आज तक तत्काल सहायता योजना? सूखा में जो हमने तत्काल सहायता योजना पंचायत स्तर पर शुरू किया, उसके भी मानक होते हैं। इसलिए राज्य सरकार खुद संवेदनशील है। ये राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है और शराबबंदी एक सामाजिक जड़ता पर प्रहार है। और शराबबंदी एक ऐसा अभियान है, जो लोग होम डिलीवरी की बात करते हैं उनसे हम यह जानना चाहते हैं, जो लोग आलोचना हमारी शराबबंदी की करते हैं, कि शराब पीने से फायदा क्या क्या है, ये जरा बता दें। पहला। दूसरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि अगर मुझे एक दिन के लिए शासक बना दिया जाए तो हम भारत में शराबबंदी लागू करेंगे। सामाजिक जड़ता पर यह प्रहार है और सामाजिक जागरूकता का भी अभियान है। राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। न इसमें पैसा खर्च होगा, न हर्रे न फिटकिरी, सीधा उस नंबर पर रिंग करिए। उसका दायित्व है उस पर कार्रवाई करने का, और जो लोग सूचित करेंगे उनका भी नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई नहीं नाम जानेगा। नंबर है 1800345626 टोल फ्री नंबर का लोग इस्तेमाल करें, मेरा अनुरोध होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में न मनभेद है न मतभेद है। माननीय नीतीश कुमार जी का राज्य का मुख्यमंत्री बनना और 7 निश्चय जो 2015 में जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम था, जब उसको घटक दलों ने स्वीकार कर लिया तो कहाँ कोई परेशानी है। बात आयुष्मान भारत की। पटना में आयुष्मान भारत का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव, आपके साथ मैं हूं धीरज। आयुष्मान भारत योजना का आज वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अधिवेशन भवन में यह समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। आपको साफ तौर पे बता दें कि मंगल पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस तरह से अभी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो बेहतर है, लेकिन अभी हमें और भी काम करने की कोशिश है। लेकिन जो बड़ी समस्याएं यहाँ यह आती है कि यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर की काफ़ी कमी है, वहीं नर्सेस की भी काफ़ी कमी है। इन सबको सरकार ध्यान में रखकर और इस बार काफ़ी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। काफ़ी डॉक्टर और यहाँ पे नर्सेज नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार कहीं ना कहीं मेडिकल में, अस्पतालों में कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे है। मेडिकल कॉलेजों की काफ़ी कमी है। इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि 75 नए अस्पताल बिहार में बनाए जाएंगे। जो आम लोगों को जो समस्या होती थी, अस्पताल जाते थे लेकिन वहाँ पे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं होते थे या नर्सेज नहीं होते थे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है कि वहाँ पे डॉक्टर
नहीं होते थे। तो यह समस्या कहीं ना कहीं इस बार बता दें आपको कि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है इसमें डॉक्टरों की कमी और नर्सेज की कमी को लेकर है। इसी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि 75 नए बिहार में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आप खुद सुने मंत्री इस पर क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। 1 वर्ष पूरा हो रहा है और इस 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पूरे देश के अंदर जगह जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, जैसा मंगल जी ने आपको बताया कि अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं तो केवल बीमारी के कारण जाते हैं। जो लोग एपीएल हो गए थे, जिनकी अच्छी आमदनी होने लगी थी, जिन लोगों ने गरीबी रेखा को पार कर लिया, लेकिन अगर कोई घर में बीमारी हो गई तो उनको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बीमारी के उपचार में खर्च करना पड़ता है। और एक आंकड़े के अनुसार 6 करोड़ लोग प्रति वर्ष बीपीएल में धकेल दिए जाते हैं। अगर उनको बीमारी नहीं होती, अगर इलाज की व्यवस्था, उचित व्यवस्था होती, तो 6 करोड़ लोग प्रति वर्ष जो गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाते हैं, वो लोग एक बेहतर जिंदगी और व्यतीत कर रहे होते हैं। मेरे मित्रों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भारत में प्रारंभ करने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपको बताया गया होगा, पूरे देश के अंदर पिछले 1 साल में 44,55,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और लगभग 7,500 करोड़ रुपया का मुफ्त इलाज इन 44,55,000 लोगों का हुआ है, जिसमें बिहार के भी लगभग 93,448 लोग हैं और पूरे देश में लगभग 16,027 अस्पतालों का इम्पैनलमेंट हुआ है, जिसमें 712 अस्पताल बिहार के भी हैं। और मित्रों, इससे जो अन्य प्रकार की जो मदद की गई है मरीजों को, तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है इस आयुष्मान योजना के कारण। मित्रों, पिछले 1 वर्ष के अंदर बिहार ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन और अधिक प्रगति की हम द्वितीय वर्ष के अंदर पिछले साल की जो हमारी कमियां हैं या जो अनुभव है उसका लाभ उठाकर दूसरे वर्ष के अंदर और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। जैसा भी संजय जी ने आपको बताया कि ई कार्ड, गोल्डन कार्ड, हर व्यक्ति के पास गोल्डन एक कार्ड होगा। उस कार्ड को लेकर जब वो जाएगा तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक पूरे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख गोल्डन कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं, जिससे बिहार के अंदर भी लगभग 21,87,000 गोल्डन कार्ड और इश्यू किए गए। स्वास्थ्य विभाग का यह पूरा प्रयास होगा कि दूसरे साल के अंदर हम प्राइवेट अस्पतालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ाएं। जो ई कार्ड है उसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभाग के अंदर लगातार प्रयास हो रहा है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करें। इसलिए कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। उन सारे चीजों की चर्चा हम नहीं करेंगे। कई विषयों की चर्चा हमारे प्रधान सचिव ने किया कि किस प्रकार से यह वर्ष जो होगा, यह वर्ष स्वास्थ्य विभाग के लिए नियुक्तियों का वर्ष होगा। कितने 22 तरह के पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति होगी, नर्सेज की नियुक्ति होगी, डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। यह पूरा अगला 1 साल ऐसा होगा जिसमें जो एक बड़ी कमी दिखती है स्वास्थ्य विभाग में, जहां हमारे एचआर की कमी होती है, डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल स्टाफ से लेके अन्य कर्मियों की, हम उन कर्मियों की नियुक्ति का काम शुरू कर रहे हैं। हम अस्पतालों के आधारभूत संरचनाओं को ठीक कर रहे हैं और इसी सप्ताह जिस बात का वर्षों से हमको इंतजार था, इसी सप्ताह पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हम टेंडर भी करने जा रहे हैं और इस सप्ताह में पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास का जो हॉस्पिटल 5,500 करोड़ की लागत से बनने वाला है,
उसका टेंडर भी इस सप्ताह हो जाएगा। अन्य जो सदर अस्पताल है, उन सदर अस्पतालों को भी हम उत्क्रमित कर रहे हैं। 9 सदर अस्पतालों का चयन हमने किया अपने राज्य के अंदर। 22 सदर अस्पताल है जहां सीटी स्कैन मशीन लगाई जा रही। पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन मिलेगा क्या, अस्पतालों में मिलेगा क्या, बड़े अस्पतालों में। लेकिन आज हर प्रकार की सुविधा हमारे मरीजों को अस्पतालों के अंदर मिल सके, इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और 22 जगहों पर सीटी स्कैन मशीन लगाने का काम विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया। हम नीचे आधारभूत संरचनाओं को, अस्पतालों को बेहतर करना चाहते हैं। पीएस तक की जो हमारे अस्पताल है, वहां कैसे सारे उपकरण पहुंचे, डायग्नोस्टिक किट्स पहुंचे, उन सारी चीजों को हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं बराबर कहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर हमको ले जाना है, तो जहां पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सिस्टम पूरा एफर्ट कर रही है, वहीं प्राइवेट सिस्टम का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए मैंने अपने प्रधान सचिव संजय जी को कहा कि जो जिलों के अंदर में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए हम राज्य में कैसे जो पूंजी निवेश हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हम किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करें, इसकी एक नीति बनाई जाए। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस काम में लगे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जिला के अंदर किस प्रकार से काम करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके, और उसमें हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का कैसे सहयोग मिले, और उसमें सरकार किस तरीके से काम करे, इसकी एक नीति बन रही है। और जब ऐसी नीति बनेगी तो स्वाभाविक रूप से देश ने अपने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको दिया है। जब ये कार्यक्रम चालू हुआ तो इसके चालू करने के हमारे समक्ष 3 ऐसे मोड्स थे कि या तो हम इसको ट्रस्ट मॉडल में चलाएं या इंश्योरेंस मॉडल में। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य में चल रही थी तो उसे इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से चलाया जा रहा था। और जो तीसरा है वो एक मिश्रित है कि कुछ इंश्योरेंस और कुछ ट्रस्ट मॉडल से। राज्य सरकार ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि हम इसे ट्रस्ट मॉडल में ही चलाएंगे, और उसी के लिए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी SHA की स्थापना की गई। और आज वो SHA को हम लोग मूर्त रूप देने का कार्य राज्य में कर रहे हैं। मुख्यतः क्या है कार्यक्रम में, पूरे बिहार में ACC डेटा के अनुसार 1 करोड़ 8 लाख परिवार हैं जो इसके लाभार्थी हैं, और उसमें से 10% लोग अर्बन एरिया में हैं, 90% लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं। उन्हें 1 साल में 5 लाख रुपए तक की सेवा दिला पाना इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। असाध्य बीमारी हो, इसमें इसकी एक गुण यह है कि आप इसमें इम्पैनल्ड अस्पताल के तहत देश के किसी भी अस्पताल में आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो यदि मुंबई में हो या दिल्ली में हो या देश के किसी भी हिस्से में कोई इम्पैनल्ड अस्पताल यहाँ है इस कार्यक्रम के तहत, तो आप जाकर के अपना इलाज वहाँ पे करा सकते हैं। कोई कागज ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी पहचान कर ली जाएगी, आपको एक गोल्डन कार्ड इशू किया जाएगा, और उसके तहत जो भी व्यय आएगा वो एक कैशलेस ट्रीटमेंट है। आपको किसी प्रकार की कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह कोशिश कर रही है कि जो पेशेंट है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम एकदम शून्य कर सकें। आज राज्य में हमारा आउट ऑफ एक्सपेंडिचर हाई है, लगभग 80% जो पैसे हैं आज भी वो जो पेशेंट है उसके पॉकेट से आ रहा है। सरकार इससे पूरी तरीके से वाकिफ है, और सरकार ने निर्णय लिया कि हम अपने अस्पतालों में जो भी दवाइयां हैं उसे निःशुल्क देंगे, जो डायग्नोस्टिक्स की सेवाएं हैं वो भी निःशुल्क देंगे। इसके अच्छे आशातीत परिणाम हमें मिले हैं। हमारे सभी सिविल सर्जन यहाँ पर हैं उपलब्ध, हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस के भी सुपरिटेंडेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं। हमारी OPD की संख्या बढ़ी है, लेकिन जब OPD की संख्या बढ़ी है तो उसके साथ साथ हमारी चिंताएं भी बढ़ी हैं, क्योंकि मैं जब बैठ करके यहाँ पर अपने आंकड़ों को देखता हूँ
और मैं देखता हूं कि ओपीडी से आईपीडी का क्या कन्वर्जन हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, साफ तौर पे मंगल पांडे और सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस तरह की समस्या आती थी, जो देखने को मिलती थी अस्पतालों को लेकर, वहां की सुविधाओं को लेकर, इसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं पे आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी या मंगल पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि आयुष्मान भारत कहीं ना कहीं गरीबों के हित के लिए उठाया हुआ एक बड़ा कदम है नरेंद्र मोदी की तरफ से। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस पर काम किए, आप देख सकते हैं कि अब हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि जिस तरह से हम काफ़ी गरीबों की सहायता करें। जो गरीब पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मौत से जूझते थे, लेकिन अब उन्हें भरोसा हो गया कि इसके लिए हमारे पास सरकार खड़ी है, हमारी बीमारियों पे खर्च करने के लिए सरकार खड़ी, और हमने काफ़ी लोगों की जान बचाई, इसकी हमें खुशी है। और नरेंद्र मोदी हमेशा से गरीबों के हित में काम करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धीरज कुमार, सनमाल लाइव, पटना। बात वाहन चेकिंग की। राजधानी पटना में वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर है। ऑन स्पॉट लोगों से फाइन भरकर छोड़ा जा रहा है। ऐसे में मोटी रकम को कैश में फाइन लेने पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी पटना के पटना म्यूजियम के पास और आज से यानी 23 सितंबर से सघन वाहन चेकिंग अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया है। पिछले कुछ दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था पटना पुलिस यानी पटना ट्रैफिक पुलिस के जरिए, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि नाबालिग जो हैं उन्हें ना दे अपनी वाहन को चलाने के लिए हेलमेट का उपयोग, वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें। ऐसी तमाम तरह की जो जानकारियां हैं या ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें। और उसके बाद एक बार फिर से कुछ दिन पहले सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। आज से फिर से पटना में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वैसे लोग जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। तो आइए चलते हम उन लोगों से बात करते हैं और क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार से ये जो नए ट्रैफिक नियम में संशोधन हुआ है उनको क्या लगता है, सही क्या है और गलत क्या। अगर उनको लगता है कि ट्रैफिक नियम में जो संशोधन हुआ है वो गलत है तो आखिर क्यों गलत है, आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये जो फिर से शुरू किया गया है सघन वाहन चेकिंग अभियान, जी, तो एज ए पब्लिक आपको क्या लगता है कितना हद तक सही है और क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? नहीं, ये तो कानून बना है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। थोड़ा इन लोगों को छूट मिलना चाहिए, टाइमिंग मिलना चाहिए था कि लोगों को अपना ये सब कुछ सुधार कर ले। अब कोई बेल्ट नहीं लगाया है, कोई कुछ नहीं लगाया है। और रही बात कि टेम्पो है जो जिससे लोग जाने में प्राइवेट लोगों को परेशानी हो रही है, और बस भी यहाँ पर देख रहा है कि पूरा ओवरलोड में जा रहा है। तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए सर, और अच्छी चीज़ है ये, इसके लिए हम लोग इसका साथ देते हैं। फाइन की राशि है जी वो एक लिमिट से भी ज़्यादा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर वो तो है, लेकिन बिहार में खास करके मैंने जहाँ तक सुना है न्यूज़ में कि गवर्नमेंट जो है कि स्कीम चला रही है कि नहीं फाइन नहीं कटेगा। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उनको अवेयर किया जाएगा, उनको हेलमेट दिया जाएगा पैसा लेके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, ठीक है ना। तो और जो है सेकंड बात है, जैसे बस वगैरह का आप देख रहे हैं कि ठीक है ना, बस ओवरलोड जा रही है, उसको कोई टच नहीं कर रहा है। लेकिन जो खास लोग आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है। खैर ये सब अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अपने जहाँ तक गवर्नमेंट जो है कि बात कुछ अंतर जो है यहाँ पे देखने को मिला है थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी क्या हुआ आपके? हम इनकम टैक्स यहाँ दानापुर सगना मोड़ आदित्य विजन में जॉब करते हैं। डॉक्यूमेंट मेरे पास सारा चीज़ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का ऑनर बुक, सारा चीज़ है। ये बच्चा 9th क्लास पढ़ता है बोर्डिंग रोड में। ये बोला माया बढ़ गया, रुकवा रहा था, हम इसको बैठा लिए। अब हमको नहीं पता था, पिछला बार भी चेकिंग था तो डबल हेलमेट का नहीं था, और हम शुरू से सिंगल ही चलते हैं। एक्चुअली बैठा लिए इसको, यहाँ पे आए तो बहुत सारा मतलब था, तो हम तो सोचे डबल का नहीं है तो अपना लेके चला। पता चला कि डबल हेलमेट का भी फाइन है। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, सैलरी आया नहीं है, 1 तारीख तो है नहीं, और कोनो बहुत बड़ा पैसा थोड़ी ना कमाते हैं। वेट कर रहे हैं, बस यही। सर को बोले, सर बोले कि नहीं जो फाइन है फाइन देना ही पड़ेगा। आप फोटो ले रहे हैं, परेशान करते हैं। मेरे पास सारा चीज़ था, बस यही है कि तो फिर आपका चालान क्यों? मेरे पास जो है कल की बात है, कल बारिश हुई, हेलमेट जो मेरा था वो भींज गया बारिश में। अब सवेरे भी भींजा हुआ था। मैं रैपिडो में काम करता हूँ और कस्टमर वो पहनेगा नहीं, इसलिए सवेरे सवेरे ऐसे भी ये लोग डबल हेलमेट चेकिंग करते नहीं है। एक आए का जमावड़ा लगा दिए, अब यहाँ पर पकड़ लिए, तो फिर सेकंड हेलमेट का था नहीं, और हम बोले पेंडिंग चालान काट दो, मेरे पास कैश था नहीं। अभी राजीव नगर से हम लोड कर लेकर के हम आ रहे हैं पैसा।
तो 2 घंटे के बाद हम लोग मेहनत करके हम लोग यहाँ पर आए, इतना परेशान हुए। ये देखिए चलान 1000 रुपये का चलान काटा गया। हम बोले पेंडिंग भी कर सकते हो, वो भी नहीं किया गया। इतना परेशान किए ये लोग हमको। जो नए ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया उससे काफ़ी परेशानी हुई। देखिए ट्रैफिक नियम इज़ द गुड, हम तो इस चीज़ को इतना स्वीकार करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब चीज़ में हम चलान देने के लिए तैयार, हम इसको तो बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेरे पास अब कैश नहीं है, हम अकाउंट अब हम कार्ड दे रहे हैं कि भाई कार्ड से आपका एक मित्र था रिसेंटली मित्र बनाया और कहे कौन सी कि आप ऐसा करो कि कार्ड से करवा दो, तो हम पेमेंट फ़ोन पे से हम पेमेंट कर देते हैं। अब बोला कार्ड से भी नहीं, ATM से निकलवा करके दो। तो भाई हमारा कौन यहाँ पर मदद करेगा ATM से? कौन मेरे साथ जाएगा वहाँ पर पैसा निकालने के लिए? राजीव नगर गए, ATM से पैसा निकाले, पैसा निकाल करके दिए। 2 घंटा हम वेस्ट, मेरा समय वेस्ट हुआ, 2 घंटा समय वेस्ट। यही वजह से क्या कहते हैं नियम, हमको कोई दिक्कत नहीं चलाना। हमने गलतियाँ की, हमने चालान भरना है, हम भरेंगे। गलती मेरी है, भींजा हुआ है हेलमेट लेके चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए। लेकिन इन लोगों की ये गलती है कि चालान जब भी काटो बराबर काटो। सेकंड वहाँ भी जहाँ भी देखो डबल हेलमेट वाले को चालान काटो, काटते ही नहीं है। आप बराबर चालान काटो, सब लोग डबल हेलमेट पहन के चलेगा। नहीं काटते जिसके वजह से डबल हेलमेट पहन के नहीं चलता है लोग। सिंगल हेलमेट को पकड़ते, डबल हेलमेट को क्यों नहीं पकड़ते बराबर? आज आपको कहते हैं हेलमेट डबल हेलमेट को पकड़ रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। डेली चालान काटो इसका। क्या है, पागल हो गए हम? क्या कहते हैं 1000 रुपये के लिए हम बोले कि हमारा चालान पेंडिंग कर दो, पेंडिंग नहीं किया। परेशानी यहाँ पे होती है, सरकार परेशान नहीं कर रहा है, परेशान यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो जिनके हाथ में पावर है वो लोग परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है, जबकि DSP सर अलाउ कर दिए कि ठीक है इनका पेंडिंग चालान काट दो, लेकिन पेंडिंग चालान नहीं काटा गया। एक हमलेट था मेरे पास, 2 गो थे तो एक हमलेट नहीं है, बाकी सब कागज है। फाइन कर रहे हैं, हाँ फाइन नहीं देने पर सब गाड़ी पकड़ रहे हैं। कहने के सरकार का निर्देश है, लेकिन हमने को तो जानकारी था कि एक हमलेट ही पहनना है, पीछे वाला को नहीं पहनना था, इसलिए नहीं पहने हुए थे। एक महिला थी उसको नहीं पहनाए हुए थे, उसी के अनुकूल पकड़े हुए। कितने का फाइन लगा? 1000 रुपया बोलते हैं कि कम से कम दीजिए, ऐसे 5000 बोलते हैं कि दीजिए, लेकिन तो कम से कम 1000, यही तो बोल रहे हैं। लगता है कि आपको फाइन की जो राशि है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है, ही है। 500 रुपया रहना चाहिए था, 500 रुपये में हमलेट मिल जाता है। और जबकि पुलिस प्रशासन पहले बोले हैं DGP की अगर जो हमलेट नहीं उसको हमलेट दिया जाए, उसको पैसा फाइन करके खरीदवा दिया जाए, लेकिन वैसा किया नहीं जा रहा है। दुर्व्यवहार किया जा रहा है, प्रशासन अपना पावर यूज कर रहा है, और क्या यही समझ में आ रहा है। अगर वैसा रहता तो नहीं ना होता। ये लोग हमलेट कहते हैं कि हम लोग खरीद के देंगे, हमलेट क्या देंगे, और पैसा फाइन कर रहे हैं। और महिला भी बैठी हुई उसका भी कहते हैं कि हमलेट नहीं है, इसीलिए पकड़ रहे हैं। देखिए हुआ क्या ना भैया कि मेरे आगे से एक स्कूटी पे एक लड़का और लड़की जा रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने उनको रोकने के लिए हाथ ऐसे किया, तो हम उसके जस्ट पीछे थे। मेरा वहाँ गाड़ी लगा हुआ है, मैं सिंगल था, हेलमेट वेलमेट सब था, मेरा गाड़ी का पेपर वगैरह सब ओके है। क्या हुआ तो हमको लगा मेरे को ही बोल रहे हैं, तो मैं साइड हो गया। फिर यहाँ पे रोकने के बाद बोलते हैं कि आपके पीछे कोई लड़की बैठी हुई थी। मेरे पीछे कोई लड़की नहीं बैठी थी। मेरा LN मिश्रा के स्टूडेंट है, मेरा 500 मीटर भी नहीं है कॉलेज, पास में ही कॉलेज है। बस निकले, हम जा रहे थे यहाँ से, U-टर्न लेकर के हम बोरिंग रोड चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोले चलिए ठीक है, बहुत देर समझाएं, सीनियर अथॉरिटी से भी बात की है कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, तो नहीं यहाँ पे ऐसे किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। हम बोले नहीं पकड़ा जा रहा होगा, मानते होंगे, पर मेरे को क्यों पकड़ा गया, मेरे को बोला गया, तो मेरे को लगा साइड में कर देता हूँ गाड़ी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा अब तो छूटने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई है नहीं, लोग सुन कुछ रहे हैं नहीं। तो मैंने बोला ठीक है फाइन ही देंगे। उसके बाद मेरे पास ATM में पैसे है, अभी मैं गाड़ी छोड़ करके यहाँ जाऊँगा, ATM से पैसे लाऊँगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो इसके लिए मोदी सरकार बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया करना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं। तो इस तरह से विकास थोड़ी आएगी। विकास आने के लिए क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट सब चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में चलाना पड़ेगा। यहाँ तो चल रहा है लोग चालान कटवा रहे हैं, आगे जाइएगा रोड का स्थिति ख़राब है, लोग हेलमेट से थोड़ी मरते हैं। कितना परसेंटेज आप मेरे को बताइए, अगर हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हैं तो लोग खुद से सोच समझ के गाड़ी चलाते हैं, हाँ मैंने हेलमेट नहीं पहन रखे चलिए। पर यहाँ पे क्या है, रोड का स्थिति ख़राब है, ट्रैफिक सिस्टम बहुत बद से बदतर है। अभी थोड़ा सही भी हुआ है, पर पहले तो बहुत ख़राब था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक तरह से आगे बढ़ने से नहीं चलेगा, पूरे अगर स्टेट को लेके चलना है तो हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया कर रहे हैं तो ATM से एटलीस्ट चालान तो कटे। 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भैया, ठीक है। अगर उनको लगता है कि हम हेलमेट नहीं पहन के, जबकि मेरी गाड़ी में हेलमेट लगा हुआ है, हम हेलमेट पहन के चलाते हैं, मेरे पास सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट है। तो वही सब है भैया, अब क्या किया जाए, अब चालान कटेगा तो कटेगा ही, क्योंकि सपोर्ट तो पूरे सिस्टम को करना है, नॉर्मल सिविल लोगों को ही।
तो करना तो पड़ेगा ही सपोर्ट भैया। मेरा 1000 का वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं ही सिर्फ था, और वो ऐसा नहीं बोले कि मेरे को बोले कि हेलमेट आपने पहना था, पर मेरे बोले कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। तो मैंने बोला अगर आपके पास वीडियो फुटेज है तो चेक कर लीजिए, पर ऐसा कुछ था नहीं, मैं अकेला ही था। तो क्या आपको लगता है कि जो नया ट्रैफिक नियम लगा है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो गलत ढंग से हो रहा है? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है भैया। हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें ट्रैफिक सिस्टम, जो भी हो रहा है फाइन बढ़ा रहा है उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ नॉर्मल पब्लिक को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं एक सिस्टम के साथ करके कीजिएगा ना तो सही रहेगा। अब आप किसी को पकड़ रहे हैं कुछ, मेरे पास वीडियो इनफैक्ट है कि एक लॉयर जा रहे थे गाड़ी से, उनको नहीं पकड़ा गया, ठीक है, एडवोकेट थे वो जा रहे थे, उनको नहीं पकड़ा गया। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सबको समान अधिकार मिला है, तो सबको समान अधिकार मिला है तो उस हिसाब से चलिए भी। तो यही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट हैं ग्रुप में बैठे हुए हैं, चालान कट गया है, ठीक है, चालान लेने के लिए डिजिटल पेमेंट नहीं है आपके पास मोड, यही सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लगभग 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं यहीं पे खड़े हुए हैं, लोग समझने को तैयार नहीं है। देखिए, संशोधन किया गया वो सही था, लेकिन इतने ज़्यादा पैसा 10 गुना बढ़ा देना और इस पे इम्प्लीमेंट जो लोग दे नहीं सकते उनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे बहुत सारे देशों में ऐसा प्रावधान है कि अगर जिनकी जितनी आय है उनके हिसाब से फ़ाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक तो संशोधन किया है अपने, एक तो लाठी चार्ज कर देते हैं बिना सोचे हुए। आप उनसे पूछिए तो सही, इनके साथ भी गलत हुआ। आपने जिसने पकड़ा है वो ना बताएगा कि इन्होंने क्या गलती किया, पकड़ने वाला कहाँ गया, गायब है, किसने पकड़ा कोई ठीक नहीं है। इस पे गौर करना चाहिए सरकार को, मैं इतना ही बोलूँगा। आदमी पैकेट में 1000 रुपया तो लेके नहीं चल रहा है, 200-500 रुपया लेके चलता है, तो गाड़ी खर्चा या अपना खर्चा पर्सनल खर्चा के लिए। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आसपास ATM भी नहीं है कि निकाल के आदमी देगा, यही परेशानी है। आपका कितने का चालान कटा है? अभी चालान कटेगा, ये तो बोल रहे पैसा लगे तब चालान कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, गाड़ी उठाएंगे ले जाएंगे। यानी जो नए ट्रैफिक नियम से काफ़ी परेशानी हो रही है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ रिलीफ देना चाहिए। मेनली देखिए ये लोग को वैसे परेशान किया जा रहा है क्योंकि मेरे पास डबल हेलमेट की वैसे प्रॉब्लम थी। मैंने एक हेलमेट पहन रखा था, मेरे गाड़ी के सारे कागज़ वगैरह सारे ठीक थे, पर दिक्कत की बात ये है कि अगर इतने दिनों से मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और मान लीजिए कि अभी भी ले रहे हैं तो आप सामने दिखाइए, वहाँ कैमरा देख सकते हैं, बहुत लोग जो है नहीं जा रहे। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो टर्न देम कम्प्लीटली, यू नो, आई वांट टू से दैट ट्रीट देम ऑल ऑफ अस इक्वली, अंडरस्टैंड, ट्रीट ऑल ऑफ अस इक्वली, दैट everyone should wear a helmet, a proper helmet, and the proper you know, a proper traffic norms, rules which they can follow, and I want only equality, nothing else. अगर और लोग जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, अगर हम पकड़े गए तो why us, that's it। आप जाना पड़ेगा ATM से निकाल के यहाँ फाइन जमा करेंगे तो छोड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना कि वैसे लोग यानी पटना की जनता जिनका चालान कटा है या नहीं भी कटा है, तो उनका यह मानना है कि वो सरकार के इस नियम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए। जो जुर्माने की राशि है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस प्रकार से चालान काटा जा रहा है, सबसे खास बात यह सामने आई है कि कई लोगों की यह भी शिकायत है कि उनका चालान कटा है, वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास कैश नहीं है, तो वो ATM से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वैसी सुविधा नहीं है। तो सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ जहां सरकार बात कर रही है कैशलेस व्यवस्था की, एक ऐसी इकोनॉमी की जो कैशलेस रन करे, लेकिन दूसरी तरफ केवल कैश में ही पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन नए ट्रैफिक नियम पर लोगों का यह साफ कहना है कि इससे कहीं ना कहीं उन्हीं लोग के लिए सहूलियत होगी, जो दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो जुर्माने की राशि है उसे ज़्यादा बताया जा रहा है। और कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो उनसे यह भी पता चला कि उन्हें बेवजह पकड़ा गया है। तो अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से बेतहाशा जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कैशलेस सोसाइटी की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, यहाँ पे कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं कि आखिर जो 7 दिन तक जागरूकता अभियान चलाया गया था उससे क्या फ़र्क देखने को मिला और लोग कितने जागरूक हुए हैं। कैमरामैन अजय के साथ मैं शुभम, सनमार्ग लाइव, पटना। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान अररिया के विधायक आबिदुर रहमान फंस गए। वे बिना हेलमेट लगाए फंसने के बाद विधायक जी का चालान कटा। जेब में पैसे नहीं थे तो किसी से फोन कर मंगाया और फिर चालान भर निकल गए।
पटना में मेगा वाहन चेकिंग के दौरान फंस गए विधायक जी। चालान कटा लेकिन देने के लिए पैसे नहीं थे। किसी से फ़ोन कर पैसा मंगाया, चालान भरा और फिर चले गए। अररिया के कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान पटना में एक सहयोगी के साथ बाइक पर सवार होकर शॉपिंग करने निकले थे। पीछे बैठे विधायक जी ने हेलमेट नहीं लगाई थी। चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो पुलिस वालों को बताया कि वह विधायक हैं। बाइक पर सवार विधायक जी देखकर पहले तो पुलिसकर्मियों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनकी पहचान जाहिर होने के बावजूद चालान काटा गया। हालांकि विधायक जी की सादगी सभी को भा गई। विधायक होकर भी मोटरसाइकिल पर यात्रा करना और पकड़े जाने पर जेब में 1000 रुपये भी न होना। जदयू के विधायक थे आबिदुर रहमान जी, तो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर बैठे थे पीछे। उनको रोक करके 1000 का हेलमेट का फाइन किया गया और उनको छोड़ दिया गया। उनके सारे कागज ठीक थे जी, गाड़ी का टोटल पेपर ठीक थी। अब बात डेंगू की। डेंगू बेहद ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरों से दूर रहना बेहद जरूरी है। डेंगू के लक्षण, बचाव और इलाज कैसे हो, उस पर डालते हैं एक नजर। डेंगू इन दिनों तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में डेंगू से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, आइए जानते हैं कुछ उपाय। सबसे पहले जान लेते हैं डेंगू के लक्षण क्या क्या हैं। ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना, जी मितलाना और मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का सा दर्द होना, शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। अगर मरीज को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका इलाज और देखभाल घर पर ही की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय लिए बगैर नहीं। डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासीटामोल ले सकते हैं। एस्पिरिन की दवा बिल्कुल न लें, इनसे प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा है तो मरीज के शरीर पर पानी की पट्टियाँ रखें। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें। बुखार की हालत में शरीर को और ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। मरीज को जितना हो सके उतना आराम करने दें। घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा न होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ करें। अगर पानी जमा होने से रोकना मुमकिन नहीं है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डालें। रूम कूलरों, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार ज़रूर बदलें। पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज पूरी तरह से खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर भरें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसीलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद करके रखें। अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कॉइल आदि का इस्तेमाल करें। गुग्गुल के धुएं से मच्छर भगाना अच्छा देसी उपाय है। रात को सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं। ये सब वो उपाय हैं जिससे करके डेंगू से बचाव किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।